नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं नौकरी का नजराना। दरअसल ये नजराना मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए है। मध्य प्रदेश के युवा बेरोजगारों के लिए सरकारी नौकरियों को लेकर एक अच्छी खबर सामने आ रही है कि प्रदेश की मोहन यादव की सरकार जल्द ही प्रदेश में 2 लाख युवा बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने की तैयारी में लग गई है। यह कदम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुनाव के समय किए गए वादे को पूरा करने के लिए उठाया जा रहा है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा वित्त विभाग को भेजे गए प्रस्ताव पर सहमति मिल गई है। माना जा रहा है कि अगले 1 साल के अंदर सरकार विभिन्न विभागों में रिक्त 2 लाख पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर देगी। ये भर्तियां राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से की जाएंगी। सामान्य प्रशासन विभाग के अफसरों के मुताबिक रिक्त पदों पर भर्तियां आने वाले 4 सालों में चरणबद्ध तरीके से की जाएंगी। जहां एक तरफ देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में चुनावों में बेरोजगारी का मुद्दा रहा है और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार करने की कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में वादा किया था 2 लाख युवाओं को रोजगार देने का, क्योंकि यदि हम वर्तमान की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो पोर्टल है 1 अप्रैल 2024 बात की गई थी, कट ऑफ डेट जो निर्धारित की गई है, और आउटसोर्स की भी इसमें शामिल किए गए हैं, क्योंकि 31 मई 2024 की स्थिति में मध्य प्रदेश के रोजगार पोर्टल पर नजर डालें तो 25,82,759 युवा पंजीकृत हैं। इसमें रजिस्टर्ड युवकों की संख्या 15,90,000 है और युवतियों की संख्या 9,92,000 है। इसमें केवल ग्रेजुएट ही नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट ही नहीं, इंजीनियरिंग, एमबीए और एमबीबीएस डिग्रीधारी भी बेरोजगार पोर्टल पर पंजीकृत है। पोर्टल पर सबसे ज़्यादा 8,75,429 ग्रेजुएट युवा रजिस्टर्ड हैं और 1,22,532 इंजीनियरिंग के, 16,037 एमबीए और 3,621 एमबीबीएस डिग्रीधारी रजिस्टर्ड हैं। ऐसे ही 1,49,917 बेरोजगार युवा भी पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं। 12वीं पास की बात करें तो 12वीं पास जो रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या वो 6,35,000 है और 10वीं पास बेरोजगारों की संख्या 2,71,000 से ज्यादा है। इन बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है, लेकिन बड़ी बात यह है कि वास्तव में ये जो कवायद की जा रही है सफल होगी, कितनी सफल होगी, क्योंकि पिछली कुछ परीक्षाएं हमने देखी हैं, परीक्षाएं तो हुई हैं लेकिन नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपना वादा पूरा करना चाहती है, क्या परेशानियां आ सकती हैं और ये इस समय किसके लिए फायदेमंद होने वाला, तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता जतेंद्र पाल सिंह जी। जतेंद्र पाल सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सचिन के वर्मा जी हमारे साथ हैं। सचिन के वर्मा जी, आपका बहुत स्वागत करते हैं। और राजनीतिक विश्लेषक सौरभ दुबे जी हमारे साथ हैं। सौरभ दुबे जी, आपका भी स्वागत करते हैं। चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा और सचिन के वर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगा। बात हो रही मध्य प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने की, 2 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही जा रही है और ये बात कही जा रही है कि चुनाव में वादा किया था उसको निभाने के लिए। पिछली कुछ परीक्षाएं हुई हैं जिनके परिणाम नहीं आ सके हैं, कुछ मामले न्यायालय में लंबित है जिन पर चर्चा हो रही है, कुछ परीक्षाओं में धांधली की बात आई है। ये जो कवायद की जा रही है, इस कवायद की सफलता के लिए और क्या क्या प्रयास किए जाएंगे, और ये कवायद है या फिर वास्तव में मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की दर कम करने की दिशा में उठाया गया कदम है? वर्मा जी, आपके हैंडसेट में जो म्यूट का ऑप्शन है उसे हटा दीजिएगा तो आपकी आवाज़ हम तक आने लगे। अभी आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही है। आपके हैंडसेट पे म्यूट का ऑप्शन ऑन है तो वो अभी आपकी आवाज़ हम तक म्यूट होगा। आपके देखिए एक छोटा सा ऑप्शन होगा आपके हैंडसेट पे म्यूट का, उसे क्लिक कर दीजिएगा तो आपकी आवाज़ हम तक आने लगेगी। चलिए, आपकी आवाज़ अभी हम तक नहीं आ पा रही। हमारी तकनीकी टीम से हम कहेंगे कि वो चर्चा करें आपसे कि वो तक कि आपकी आवाज़ हम तक बराबर आए। और जतेंद्र पाल सिंह जी, आपके पास आना चाहूँगा कि बात हो रही है मध्य प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार देने की, सरकार की मंशा। चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था, उस वादे को निभाने की बात की जा रही है। आपको लगता है कि अभी और जो परीक्षाएं हुई हैं उन परीक्षाओं का जो परिणाम हमारे सामने है उनको देखते हुए ये कितना सफल होगा ये प्रयास? आपकी आवाज़ भी हम तक नहीं आ रही है जतेंद्र पाल सिंह जी।
चलिए हमारी तकनीकी टीम आपसे चर्चा करेगी। तब तक मैं आता हूं सौरभ दुबे जी के पास। सौरभ दुबे जी, जिस तरह से बेरोजगारी की बात हो रही है कि बेरोजगारी दूर करने की कवायद की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ एक बड़ी बात सामने आ रही है कि वास्तव में सरकार 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दे पाएगी, क्या वास्तविकता है? आपको क्या लगता है सूरज भाई, क्या ये संभव होगा? मुझे तो इसमें संदेह है। आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? जी, आपकी आवाज बराबर आ रही है। जी जी, तो मैं आपको बताऊं कि मुझे इसमें संदेह है। ये अच्छी बात है कि सरकार ने रोजगार की तरफ फोकस किया है, बाकी राजनीतिक विषयों को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि पार्टी हो या सरकार हो, सभी लोग जानते हैं और बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, समझने भी लगे हैं कि आखिर में आकर आपको फोकस मूल जरूरतों पर करना पड़ेगा। रोजगार हमारी मूल जरूरत है, देश के लोगों की मूल जरूरत है, प्रदेश के लोगों की मूल जरूरत है, और बगैर रोजगार किसी की पार नहीं पड़ने वाली ना। पहले तो जीवन जीने के लिए संसाधन जुटाने होते हैं, और संसाधन जुटाने धन चाहिए। धन कैसे मिलेगा? धन रोजगार से मिलेगा। अब सरकार की जहां तक बात रही, सरकार अगर मैं ये कहता हूँ 2 लाख के आधे भी अगर रोजगार दे सकती है या देने का प्रयास कर रही है, तो एक बहुत बड़ी बात होगी। अगर सरकार दे देती है रोजगार, ये इतना बहुत कुछ आसान नहीं। कर्मचारी चयन मंडल की बात की जा रही है। कर्मचारी चयन मंडल में पहले भी गड़बड़ियां सामने आई हैं, खामियां सामने आई हैं। 5 साल में हमने देखा कि किस तरह से एक के बाद एक पेपर लीक हुए हैं, और पेपर लीक होने के बाद में मामले अदालतों में गए हैं। अदालतों में जब मामले चले जाते हैं तो बेरोजगार युवा युवती निराश हो जाते हैं, उन्हें अपने भविष्य का कोई और छोर नजर नहीं आता है। उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। कोई मेहनत उनकी 1 या 2 साल की नहीं होती, जीवन भर की मेहनत होती है। अब जीवन भर की मेहनत करने के बाद अगर कोई छात्र छात्रा इतनी परीक्षा फीस देता है, परीक्षा फीस देने के बाद में ट्रेन में बस में धक्के खाकर आता जाता है, और उसे पता चल जाता है कि कहीं कोई गड़बड़ी हो गई, तो कितनी बड़ी निराशा होती है। इसलिए सबसे पहले तो सरकार को ये इंतजाम करना चाहिए कि ईमानदारी से बगैर किसी लाग लपेट कैसे परीक्षा आयोजित कराई जाए। अगर परीक्षा आयोजित करानी है किसी भी प्रकार की, तो और जब सबको विश्वास में ले लिया जाए, छात्र छात्राओं को कोई संदेह ना रहे किसी भी प्रकार का, उसके बाद परीक्षा आयोजित कराई जानी चाहिए। यहाँ एक बात सौरभ दुबे जी मैं जानना चाहूंगा आपसे। सौरभ दुबे जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसा आपने कहा कि अभी जो कुछ पिछली परीक्षाओं में हमने देखा है, चाहे वो कर्मचारी चयन मंडल का आपने उल्लेख किया है, यहाँ जो एजेंसियां हैं परीक्षा आयोजित कराने वाली, हम बात करें कि राज्य स्तर पर जो परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं को आपने पेपर लीक का भी जिक्र किया है, वो सुचारू रूप से चले। आपने चर्चा की शुरुआत में कहा कि क्या ये संभव, यदि इससे आधा भी हो जाता है तो प्रदेश के लिए बहुत बेहतर हो जाएगा और प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी। एक तरफ जहां राज्य सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, वो करते हैं आप स्वरोजगार की ओर आगे बढ़ें, क्योंकि इतनी सरकारी नौकरियां नहीं उपलब्ध हो पाएंगी कि सभी को रोजगार दे पाएं। और अब ये बात आ रही है सरकारी नौकरी देने की बात करें, 2 अलग अलग तरह की बातें सामने आती है। स्वरोजगार की दिशा में भी आगे पहल की जाती है कि आप स्वरोजगार की ओर आगे बढ़ें युवा तो बेहतर होगा, और अब बात की जाए सरकारी नौकरी देने की, तो सरकारी नौकरी में तो हमने देखा कि हमेशा धांधली हुई है, क्योंकि कभी भारतीय जनता पार्टी ही थी जो आरोप लगाया करती थी कि पर्चियों पर नियुक्तियां हो जाती है। ऐसी स्थिति में उसमें पारदर्शिता वो कैसे रह पाएगी, निष्पक्षता कैसे सामने आएगी? सबसे पहले सूरज भाई, ये स्वरोजगार का जो नारा दिया जाता है, इसकी मैं पोल खोलता हूँ। स्वरोजगार की जरूरत तब होती है जब हमारे जो खाली पद है ना, वो पहले से भर गए हों। उसके बाद में आपको जनसंख्या के अनुपात में पद सृजित किए जाने की जरूरत होती है। जनसंख्या के अनुपात में कोई नए पद सृजित नहीं किए गए। मैं आपको बता दूं कि 70% से ज्यादा पद उच्च शिक्षा विभाग में खाली हैं, ऐसे समाचार सामने आ चुके हैं। अब जब पहले से पद खाली हैं, चिकित्सालयों में चिकित्सक नहीं है, और चिकित्सकों के पद तो हैं लेकिन उनमें नियुक्तियां नहीं है, भर्तियां नहीं है, तो सबसे पहले आपके जो खाली पद है उन पर भर्ती कीजिए। अगर उन पर भर्ती हो जाएगी तो उसके बाद में हम ये मान सकते हैं कि हाँ, स्वरोजगार किया जा सकता है या लोग स्वरोजगार की तरफ फोकस करें। लेकिन यहाँ तो बहुत सारी एजेंसियों के पद खाली है ना भाई। अब पुलिस में अगर कोई पद खाली है तो उसका तो कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जा सकता।
बिल्कुल सही कहा। वापस आता हूँ आपके पास में कि कई विभाग हैं, लगभग 10 से 11 विभाग ऐसे हैं जहां 2 लाख पद खाली हैं 10 से 11 विभाग में। हालांकि शिक्षक परीक्षा की जो बात कही जा रही है कि शिक्षकों के लिए वर्तमान में परीक्षा आयोजित की गई है और इसमें 9,000 शिक्षकों की बात कही जा रही है भर्ती करने की, क्योंकि यहाँ एक बात ये सामने आ रही है कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि शिक्षा विभाग में और इसके अलावा अन्य 9 विभाग हैं जहाँ पर भर्ती की बात कही जा रही है। आपके पास वापस आता हूं, लेकिन यहाँ वर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा, सचिन के वर्मा जी की वास्तव में जो बात उठी कि पारदर्शिता की बात आई है कि परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से हों, उसमें परीक्षा हो जाने के बाद में नियुक्ति में समय न लगे, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि 2018 में जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसकी नियुक्ति तक अभी भी नहीं हो पाई है, 6 वर्ष हो चुके हैं। तो ये चीजें ना हो तब तो युवाओं के लिए सुगमता हो पाएगी। इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए राज्य सेवा आयोग जी और जैसे कर्मचारी चयन आयोग जो है जी, इन लोगों को इस तरह जो नई तरीके से इक्विप किया गया है जी कि अब जिस तरह से परीक्षाएं जो की जा रही है उसका जो है उसमें किसी तरह की कोई जो है टेक्निकल प्रॉब्लम या जिस तरह से पहले जिस तरह से समस्याएं आई हैं उस तरह की समस्याएं ना आए और पारदर्शी तरीके से जो है सारी परीक्षाएं कराई जाए जी। यहाँ एक बात है कि आपने कहा पारदर्शी तरीके से कोई समस्या ना आए, आरक्षण का मुद्दा फिर उठेगा परीक्षा के बाद। फिर देखिए आरक्षण के बारे में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है और माननीय उच्च न्यायालय है उसके जो दिशा निर्देश है उसके अनुसार ही परीक्षाएं जो है आयोजित की जाएंगी। तो उसमें किसी तरह का कोई प्रश्न उठने का सवाल पैदा नहीं होता है जी। ऐसा जब स्टे के बारे में जो कुछ जो है एम्बिग्युइटीज थी, कुछ कंफ्यूजन्स थे, उसको लेकर पहले प्रॉब्लम आई थी, मगर अब जो है इसके बारे में दिशा निर्देश बड़े स्पष्ट हैं और उन्हीं दिशा निर्देशों के अनुसार अदालतों के जो दिशा निर्देश हैं उसी के अनुसार जो है परीक्षाएं कराई जा रही है। बिल्कुल मैं कुछ ऐसे छात्रों को जानता हूं, ऐसे अभ्यर्थियों को जानता हूं जिन्होंने 2018 में परीक्षा दी थी और उसके बाद में उस परीक्षा का परिणाम रोका गया, 2019 का परिणाम बहुत देर से आया और अब वो ओवर एज हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए भी क्या सरकार विचार करेगी कुछ? अब उसके बारे में जो दिशा निर्देश गाइडलाइंस आएंगी जी उसके अनुसार ही वो परीक्षाएं जो है कंडक्ट की जाएगी। चलिए वापस आता हूं आपके पास, जतेंद्र पाल सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से बात हो रही कि परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा या राज्य आयोग के द्वारा और यहां उन परीक्षाओं में पारदर्शिता की बात कही जा रही है। कांग्रेस के पास एक मुद्दा था जिस पर वो प्रदेश की सरकार को घेरा करती थी, बेरोजगारी के मुद्दे पर। अब यदि सरकार 2 लाख युवाओं को रोजगार देने जा रही है, उनको सरकारी नौकरी देने जा रही है, तो कांग्रेस के पास तो वो मुद्दा भी नहीं बचेगा। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है हम तक जतेंद्र जी। जी जतेंद्र पाल सिंह जी आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही है। लेकिन सौरभ दुबे जी, जैसा कि कहा अभी वर्मा जी ने जो बात कही कि जो भी राज्य के उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जो दिशा निर्देश हैं, उन दिशा निर्देशों का पालन करते हुए चाहे आरक्षण के मुद्दे पर हो या आयु सीमा के मुद्दे पर हो और आयु सीमा पर छूट देने का भी जो मुद्दा है, क्योंकि वो भी कई बार मुद्दा बन जाता है उन चीज़ों को लेके, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जैसा कि बताया जा रहा है कि लगभग 4 साल में चरणबद्ध तरीके से ये सभी नियुक्तियाँ की जाएंगी, परीक्षाएँ आयोजित की जाएंगी और ट्रेनिंग की बात कही जाएगी और उसके बाद में नियुक्तियाँ प्रदान की जाएंगी। तो 4 साल, क्योंकि आज कुछ युवा ऐसे हैं जो पिछले कई वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। जिक्र हुआ, आपने पुलिस का जिक्र किया कि पुलिस की भर्ती होगी तो उसका प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जा सकता, निजीकरण नहीं किया जा सकता है। पुलिस की ही भर्ती कई वर्षों से नहीं निकल पाई है। तो अब कुछ ऐसे युवा जो इसका इंतजार कर रहे थे ओवर एज हो चुके हैं। हालांकि जैसा कि वर्मा जी ने कहा कि जो लोग ओवर एज हो चुके हैं उस दिशा में क्या दिशा निर्देश है वो सरकार उस पर तय करेगी, विमर्श करने के बाद है कि उनको स्वरोजगार की ओर ले जाया जाएगा या फिर कोई और वैकल्पिक मार्ग निकाला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कई युवा ऐसे हैं प्रदेश के जो अब ओवर एज हो चुके हैं, जिनकी आयु सीमा निकल चुकी है। तो क्या विशेष प्रावधान, चूंकि इतने वर्षों से भर्ती नहीं निकली है, तो विशेष प्रावधान की आवश्यकता है? सूरज जी, मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमारे साथ स्क्रीन शेयर कर रहे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं जी वर्मा जी, अभी उनसे भी मेरे बहुत सारे सवाल हैं। मेरे मन में जो सवाल इस परीक्षा की जो खबर सामने आई है इसके बाद में उमड़ रहे हैं और पता नहीं मुझे कि वो उन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे या नहीं। उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि क्या
सरकार जो अब परीक्षा लेगी उसमें कोई छात्र छात्राओं को राहत देगी या नहीं देगी, या बेरोजगार छात्र छात्राओं से मोटी फीस ली जाएगी परीक्षा देने के लिए? क्योंकि मुझे ये उचित नहीं लगता। बेरोजगार छात्र छात्राओं से परीक्षा लेने के लिए फीस लिया जाना ये बड़ा पीड़ादायक होता है, बड़ी मुश्किल होती है उन छात्र छात्राओं को पैसे इकट्ठे करके फीस जमा करने में। जब उन्हें कोई परीक्षा देनी होती है रोजगार प्राप्त करने के लिए, तो वो इतनी मशक्कत कर रहे हैं क्योंकि उन्हें धन की आवश्यकता है, और उसी धन को पहले देना पड़ जाए तो बड़ी मुश्किल होती है ना। दूसरी एक बात ये कि जो नए पैटर्न की बात की अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी ने, वो नया पैटर्न क्या होगा, वो कैसा होगा, उसका प्रारूप क्या होगा, अब जो पर्चे होंगे वो कहाँ छपेंगे, वो क्या सरकार अपने अंडर कस्टडी छपाएगी या किसी एजेंसी को ठेकेदारी देगी? तो ये सब वो प्रश्न है जो सरकार को बताने चाहिए, जनता के सामने, अभ्यर्थियों के सामने आकर बताने चाहिए, और परीक्षा होने से पहले बताना चाहिए कि हमारा फलाना पारदर्शिता का सिस्टम है, ऐसे पर्चा जाएगा, फलाने लोग बनाएंगे, और बनाएंगे तो उन्हें भी नहीं पता होगा कि ये उनमें से किन का पर्चा सिलेक्ट हुआ, वो कैसे छपेंगे, सरकारी प्रेस में छपेंगे। तो बहुत ये सब जब तक पारदर्शिता नहीं आएगी तब तक अभ्यर्थी जो विश्वास खो चुके हैं उनका विश्वास कायम नहीं हो। चलिए ठीक है, वापस आते हैं। आपके पास से बात हुई है पारदर्शिता की और कुछ सवाल खड़े किए हैं। हालांकि जैसा आपने कहा कि ये परीक्षा की जो बात होती है कि वो किस तरह से पेपर छपते हैं, कि कौन पेपर सेट करता है, ये गोपनीय प्रक्रिया होती है। वापस आते हैं। 2 लाख युवाओं को नौकरी देने की कवायद की जा रही है, उसके पीछे जो उद्देश्य बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की दर कम करना, साथ ही चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था उस वादे को पूरे करने की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। सचिन के वर्मा जी हमारे साथ हैं, जतेंद्र पाल सिंह जी हमारे साथ हैं और सौरभ दुबे जी हमारे साथ हैं। आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हुए चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। जतेंद्र पाल सिंह जी, आपके पास आना चाहूँगा। चर्चा हुई है, पहले पारदर्शिता की बात हुई है, और जो मेरा पहला प्रश्न आपसे था कि कांग्रेस के पास एक मुद्दा था जिस मुद्दे पर सरकार को सदन और सड़क पर घेरे जाने की बात कही जा रही थी, बेरोजगारी को लेकर के। अब यदि 2 लाख नौकरियां युवाओं को मिल जाती हैं तो वो मुद्दा खत्म हो जाएगा, पहला प्रश्न। दूसरी बात मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो बात अभी सौरभ दुबे जी ने कही, क्योंकि कांग्रेस ने जब प्रदर्शन किया था तो अपने प्रदर्शन में इस बात की मांग रखी थी कि पीएससी की जो परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में जो फीस ली जाती है, परीक्षा शुल्क लिया जाता है अभ्यर्थियों से, वो माफ किया जाए। इस विषय में आपकी टिप्पणी। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। देखिए, जो सबसे पहले इन्होंने अभी बात रखी है भाजपा के प्रवक्ता महोदय ने जी कि अब पारदर्शिता आएगी जी, इसका मतलब अभी तक 20 साल से कोई पारदर्शिता थी नहीं, धांधली हो रही थी। आप सोचिए, और इन्होंने आपने एक आंकड़ा दिया 25 लाख रोजगार युवा हैं, बेरोजगार युवा हैं, रजिस्टर्ड है। हमारी जानकारी के हिसाब से वो आंकड़ा 40 लाख का है। 25 लाख भी अगर मान ले 2 साल अगर 1 साल में देंगे तो इनको 12 साल लगने, 20 साल में इसका मतलब एक नौकरी दी नहीं। प्रधानमंत्री महोदय ने नहीं, जतेंद्र पाल सिंह जी, मैं बता दूं, जो 2 लाख युवाओं को देने का प्रावधान है ये चरणबद्ध तरीके से 4 साल में दिया जाना है। 4 साल में दिए जाना है ना, तो ये आपके 25, इस हिसाब से 25 लाख का लोगों को कब रोजगार मिलेगा? पिछले 20 साल में कितने लोगों को रोजगार मिला? प्रधानमंत्री महोदय ने बोला था कि 1 साल में मैं 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिलवाने का वादा करता हूँ। 10 साल हो गए उनको सरकार में हुए के, है ना? 10 साल के हिसाब से 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। क्या मिल गया क्या आपको? फिर वापस में इस बात कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि पारदर्शिता आएगी। पारदर्शिता इसका मतलब आज तक तो थी नहीं। इसका मतलब है धांधली चल रही थी, चाहे वो नीट की परीक्षा हो, चाहे व्यापम का मुद्दा हो, है ना? अच्छा, इस बीच में क्या हुआ है कि हमने कोरोना काल का भी एक बुरा वक्त देखा है। उस दौरान भी अनेकों लोगों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। ये तो युवाओं की बात हो रही है। अन्य जो बेचारे जो लोग थे उनको किसी न किसी कारणवश उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। अब इतने लोग जो युवा हैं उनके साथ में ये लोग और जुड़ गए। अच्छा, उसके बाद जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है, युवाओं का जो बेरोजगारी का दर है ना वो बढ़ता जा रहा है, रोजगार मिल नहीं रहा है। आप खुद सोचिए कि 20 साल पहले क्या थी महंगाई और आज क्या है। आज खाने के वस्तुओं, मैं कह रहा हूँ इवन मेडिसिन है, मेडिसिन की जो पिछले 3 साल, आपने एक बात और नोट करी कि कोरोना काल के दौरान भी 2 साल के दौरान भी मेडिसिन के रेट बढ़े। आप सोचिए कितनी शर्मनाक बात है कि एक मेडिसिन की तक के दाम जो है वो आज लगभग 1.5 गुना ज्यादा होंगे। पेट्रोल, डीजल, गैस, ये तो आप किसी से छुपा ही नहीं है। अतिथि शिक्षकों का मामला आज आपने 2 दिन पहले देखा था
आपको ध्यान होगा जब कमलनाथ जी की सरकार थी, सिंधिया जी ने, ये सरकार सिंधिया जी ने कमलनाथ जी की गिराई इसलिए थी कि मैं अतिथि शिक्षकों के साथ में रोड पे उतरूंगा। हाँ। अब आज अतिथि शिक्षक रोड पे हैं और सिंधिया जी महल में हैं। अग्निवीर योजना भी आपने देखी, वो भी एक जतिंदर पाल सिंह जी, मेरा जो प्रश्न है कि जैसा कि जो अभी पिछले दिनों जो प्रदर्शन किया गया था, राजधानी में ही प्रदर्शन किया गया था कांग्रेस के द्वारा, उसमें मांग की जा रही थी कि अभ्यर्थियों से परीक्षा फीस ना ली जाए, परीक्षा शुल्क ना लिया जाए। यदि ये 2 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही जा रही तो क्या इस तरह की मांग उठाई जाएगी आपके द्वारा? जो बात अभी सौरभ दुबे जी ने भी कही कि एक बेरोजगार युवा है, वो अपने परिवार पर एक तरह से बोझ ही है, और उसके परिवार पर यदि ये परीक्षा शुल्क की, ये परीक्षा देनी है, ये परीक्षा फीस भरनी है, फिर ये परीक्षा फीस भरनी है, फिर ये परीक्षा फीस भरनी है, तो इसके लिए कांग्रेस क्या करने वाली है? जी, ये तो जो आगे की परीक्षा होंगी, जो अपन को पता भी नहीं है कि वो परीक्षा देने के बाद में लीक हो जाएगी, क्या हो जाएगी। जो परीक्षा पूर्व में हुई है, एक अगर नीट की परीक्षा में किसी माँ बाप से पूछो, वो अपना विचारों का एक शब्द में इस्तेमाल कर रहा हूँ बहुत हार्ड, कि अपना पेट काट काट करके बच्चों को पालता है, बड़ा करता है, फीस किसी तरह जमा करता है। जब वो एग्जाम देने जाता है, एग्जाम दे के आता है, उसके माँ बाप, अगर जैसे मान लो भोपाल है, भोपाल के दूर कहीं 100 किलोमीटर दूर से उसका सेंटर भोपाल में, वो यहाँ आता है, वो दिन भर माँ बाप उसके पेड़ के नीचे खड़े होकर इंतजार करते हैं मेरा बच्चा परीक्षा दे के आएगा। वो भूखे प्यासे उसको ले जाके वापिस जाते हैं, और उसके बाद में पता चलता है कि वो परीक्षा लीक हो गई। अच्छा, रही बात जो आपने फीस की बात की, फीस तो माफ होनी चाहिए, साथ में जब तक कि रोजगार नहीं मिलता है। आपने 25 लोगों को बोला, मैं 40 लोगों की बोलता हूँ, 40 लाख लोगों को, उन लोगों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक इंतजार करता रहेगा। चलिए, कुछ राज्यों में कांग्रेस की सरकार है जतिंदर पाल सिंह जी, कुछ राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, क्या वहाँ के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है? हर साल बढ़ते जाएंगे। हाँ, ये 25 लाख है, अगले साल हो सकता है 30 लाख हो जाए। ठीक है, मेरा जो प्रश्न है, आपने कहा कि जब तक उनको रोजगार नहीं मिलता है, नौकरी नहीं मिलती। ले रहे हैं जी वर्मा जी, कुछ कह रहे हैं आप? मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा जवाब ले लीजिएगा, सारे एलिगेशंस तो आप ही के पास आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ भी जो है जी हाँ, जिस तरह से, चलिए आप ही के पास आ रहा हूँ, जिस तरह से सिंह साहब ने कहा कि अब देखिए नीट की जहाँ तक बात है जी, तो पाल साहब जो है उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस मुद्दे को एग्जामिन कर लिया, उस पर जजमेंट पारित हो चुका है। तो अब जो आप कर रहे हैं वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं। अगर आप जो अभी बोल रहे हैं तो नीट के एग्जाम को क्लीन चिट जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दे दी है। मेरी बात सुनिए, ये जुर्म हुआ, पहले आप सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में गया ना ये मामला। अब आप सुनिए, ईपीएफओ समझते हैं? अरे आप मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट में क्यों गया? ईपीएफओ समझते हैं? तो ईपीएफओ में 1 करोड़ 80 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है हर साल। तो 1 करोड़ 80 लाख आज आप बताओ, 25 लाख अभी आपको बताया है वो कट रहा है कि 25 लाख बेरोजगार, आज हमारे हिसाब से 40 लाख रोजगार है जो है मोदी सरकार में 40 लाख बेरोजगारों को अभी तक बेरोजगारों को रोजगार क्यों नहीं मिला? क्रिएट कर रहे हैं, जो है क्रिएट कर रहे हैं, स्वरोजगार देने में आगे बढ़ा रहे हैं, दूसरों को रोजगार दे रहे हैं। आप ऐसे लोगों की बात ना करिए, आप ये बताइए कि जो 2 लाख लोगों को रोजगार देने की बात अब करी जा रही है, आज कह रहे हो कि पारदर्शिता अभी तक ध्यान नहीं हो रही थी, मतलब कानून लागू ठीक है जतिंदर पाल सिंह जी वापस आता हूँ आपके पास में, जतिंदर पाल सिंह जी वापस आ रहा हूँ। इनका म्यूट करिए। ठीक है सचिन के वर्मा जी, मेरा जो प्रश्न है कि अभी बात सौरभ दुबे जी ने भी उठाई है, जतिन पाल सिंह जी ने भी उठाई है, फीस माफी को लेकर क्या सरकार इस दिशा में विचार करेगी? तो फीस माफी के लिए देखिए सूरज जी, ऐसा है कि कोई भी एग्जाम होती है तो वो एक स्पेशल इनेक्टमेंट के तहत होती है, एक नियम कायदे के अनुसार होती है। तो इस तरह के जो विशेष प्रावधान की जिस तरह से बात की जा रही है, सरकार के पास में पैसा कौन देता है? वो सरकार के पास में कहीं और से पैसा थोड़ा आता है, जनता का पैसा है, वो पब्लिक एक्सचेंजर का पैसा है। तो अगर हम किसी को अगर इस तरह की सुविधाएं देते हैं तो ऐसी कई तरह की इस तरह की विसंगतियां आती हैं कि हम जो पैसा लोक कल्याणकारी योजनाओं में हमें लगाना चाहिए वो हम नहीं लगा सकते हैं। तो उसकी एक प्रोसीजर है। एग्जाम जब कंडक्ट की जाती है उसमें भी पैसे का जो खर्च होता है, कि जब नीट की एग्जाम हुई तो उसमें भी उन्होंने जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सारे डिटेल्स रखे कि कितना पैसा जो है फीस से प्राप्त हुआ और कितना पैसा किन किन हेड्स में उसको खर्च किया गया। तो इस तरह से जो भी एग्जाम्स होती हैं वो नियम कायदे के अनुसार होती हैं।
तो इस तरह की जो मांग है, ये जो है एक पब्लिक को जो है एक तरह से भ्रांति फैलाने के लिए तो ठीक लगती है कि भाई फ्री में हर चीज फ्रीबीज, और फिर उसके बाद ही जब मीडिया जब की बात आती है तो मीडिया और लोग जो है उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, अरे साहब फ्री भी चल रहा है जी, आप हर काम फ्री में दे जी सिंह साहब, फ्री में सब पैसे बढ़ रहे जी। तो ये जो बातें होती हैं, चूंकि सरकार एक डूअर होती है, कर्ता होती है, तो उसके हर काम के बारे में एक विश्लेषण करने का अधिकार जनता को है। ठीक है, जनता विश्लेषण करती है, सरकार जो भी निर्णय लेती है बहुत सोच समझ के लेती है, जनता के हित को ध्यान में रखते हुए। हालांकि समय हो चुका, जतेंद्र पाल सिंह जी बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखिएगा जी। मैं कह रहा हूँ वर्मा जी ने डायरेक्ट कोई बात नहीं करी, सीधे घुमा फिरा के ये अभी आपने बेरोजगारी भत्ते की बात करी, फीस माफी की, वो भी घुमा, उसने एक तरीके से आपने बेरोजगारी भत्ता दिया था, ये नहीं बताया बेरोजगारी भत्ता दिया था जतेंद्र पाल सिंह जी, अभी तक रोजगार क्यों नहीं मिला, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपने 14 महीने की सरकार में आपने कितना बेरोजगारी भत्ता दीजिए, आपकी कौन सी राज्य सरकार बेरोजगारी भत्ता दे रही है ये बता दीजिए। तो क्या है कि पाल साहब आप लोग करते कुछ नहीं हो, कुछ नहीं है, आपको करना कुछ नहीं है, इसलिए क्या है कि आपको सिर्फ मुद्दा खड़ा करना है, आपको झूठ बोलने की राजनीति करना है, झूठ बोलना है। आप अपने राज्यों में करिए ना, जहाँ कांग्रेस की सरकार, वहाँ आपकी बेरोजगारी भत्ता दे के बताइए। आप जो है ना बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं ना जो है नारी, आप बताइए ठीक है सचिन वर्मा जी, पाल साहब वापस आता हूँ, आप समय का ध्यान रखेंगे, समय की सीमा का ध्यान रखेंगे। सौरभ दुबे जी बहुत कम शब्दों में प्रतिक्रिया की, परीक्षा फीस की माफी की बात कही जा रही है। हालांकि जैसा वर्मा जी ने कहा कि शासन इस पर विचार करेगा, लेकिन यहाँ एक बात है कि यदि परीक्षा निरस्त होती, बहुत कम शब्दों में आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूँ दुबे जी, कि क्या परीक्षा निरस्त होती है तो फीस वापस होना चाहिए क्या? बहुत कम शब्दों में। सूरज जी, मेरे ख्याल से फीस तो ली ही नहीं जानी चाहिए। और ये सचिन वर्मा जी जो अभी कह रहे हैं कि हर चीज फ्री नहीं की जा सकती, हर चीज मुफ्त नहीं की जा सकती, क्यों? और कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है क्या जो कल्याणकारी योजनाएं चला रही है? कई सारे राज्यों में सरकारें हैं जहां पर बहुत सारी चीजें मुफ्त दी जा रही हैं। आप क्या उनको बंद कर सकते हैं? ये अलग बात है कि ये इनके अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है, तो ये हाथ खड़े कर सकते हैं। चलिए ठीक है, एक बात हो रही है कि युवाओं को रोजगार देने की बात कही जा रही है, लेकिन युवाओं को रोजगार देने में जो विसंगतियों की बात आ रही है, पारदर्शिता की बात आ रही है, ठीक है, चूंकि समय की सीमा है, समय की सीमा का ध्यान रखेंगे जतेंद्र पाल सिंह जी। बिंदु और है जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता, चर्चा को विराम देंगे। सचिन के वर्मा जी, जतेंद्र पाल सिंह जी, सौरभ दुबे जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है नौकरी का नजराना, लेकिन पारदर्शिता की यहाँ बात हो रही है, फीस की यहाँ पर बात हो रही है। अच्छी खबर है मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए कि सरकार 2 लाख युवाओं को नौकरी देने की कवायद तो कर रही है, और ये कवायद उस दिशा में की जा रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय वादा किया था, उस वादा को पूरा करने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है, तो अपने कथन को पूरा करने के लिए ये कवायद की जा रही है। हालांकि सामान्य प्रशासन विभाग ने वित्त विभाग को जो प्रस्ताव भेजा था उस पर सहमति बन गई है, और अब जल्दी ही 2 लाख पदों पर नौकरियां सामने आएंगी। और यहाँ युवाओं की भर्ती होने की बात हो रही है, अलग अलग एजेंसियों के द्वारा परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी, चाहे आयोग की बात करें, हम पीएससी की बात करें, या फिर कर्मचारी चयन मंडल की बात करें, एजेंसियों के माध्यम से परीक्षा आयोजित करके युवाओं की भर्ती करने की बात है। यदि सब कुछ सही रहता है तो स्वाभाविक बात है कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर कम हो जाएगी। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।